ओके तो देखो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि YDAC में एक तो हमने देख लिया था कि अगर आप स्लैब पुट करते हो तो उससे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनता है और वो शिफ्ट हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में। सिमिलरली फिर हमने देखा था कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हो, यानी कि अगर लाइट किसी एंगल पे आके गिरे, ठीक है ना, हमारे सेटअप के ऊपर, तो फिर भी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, वो सेम जगह पे नहीं बनता है। उसकी रिलेशन आपको मिल गई थी y इज इक्वल टू tan थीटा। अगर अल्फा एंगल पे आपकी लाइट आके गिरी है तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर ही सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में। अब अगर अल्फा स्मॉल होता है तो उसको हम y बाई डी लिख सकते हैं और y कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा लार्ज आता है तो फिर हमें tan अल्फा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो मान लो कि ये सेटअप है इस तरह से, ये आपका पॉइंट O, ये मान लेते हैं S1, मान लो S2, और लाइट इस तरह से आके गिरती है और ये एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री, सेपरेशन स्मॉल d और ये कैपिटल D। तो वेवलेंथ जो यूज की जा रही है वो ले लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर, कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप y डिस्टेंस मेजर करोगे तो पहला पार्ट यही है, y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ओके। और सेकेंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा अबव सेंट्रल मैक्सिमा। और तीसरा पॉइंट है इफ द लाइट रेज आर रोटेटेड by 30 degree so that they become horizontal। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट क्रॉस पॉइंट O टू फॉर्म द फाइनल फ्रिंज पैटर्न। तो ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा हो सकता है समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि अभी तो एंगल 30 डिग्री पे आपकी लाइट रेज गिर रही है, अगर इसे 30 डिग्री से और घुमा दिया जाए ताकि अब ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, यानी कि रेज हॉरिजॉन्टली गिरे, तो फिर ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे बनेगा। तो इस दौरान कितने सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट को क्रॉस, सॉरी कितने मैक्सिमा ओ पॉइंट को क्रॉस कर गए होंगे। इनिशियल फ्रिंज पैटर्न कुछ होगा एंगल पे, और फाइनल फ्रिंज पैटर्न जो होगा, तो जब वो पैटर्न चेंज हुआ होगा जैसे जैसे आप लाइट को घुमाओगे तो कितने मैक्सिमा ओ पॉइंट को क्रॉस करके गए होंगे, ठीक है ना। ट्राई करो, चलो देखते कैसे होगा। तो पहला पार्ट तो काफी सिंपल है, हमें पता है कि अगर थीटा एंगल पे रेज आके गिरती हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा भी सीधे सीधे यहाँ पे बन जाता है, और ये एंगल भी सेम आता है, यानी ये होना चाहिए 30 डिग्री। अब 30 डिग्री स्मॉल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्या लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री, ये होना चाहिए y बाई डी, और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, d tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 मीटर। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा 1/√3 मीटर शिफ्ट हो गया है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है पोजीशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा अबव सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब हमें पता है कि बेसिकली पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ है किससे, 1/√3 मीटर से। तो सेकेंड मैक्सिमा जो इसके ऊपर आएगा वो कुछ यहाँ आएगा, और सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंड मैक्सिमा की दूरी ये होनी चाहिए 2 बीटा, क्योंकि बीटा पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इन सब चीजों से। तो हम निकाल लेते हैं बीटा। सबसे पहले आप निकालोगे फ्रिंज विड्थ, उसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा डी बाई टी। तो लैम्डा हमें पता है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर।
इंटू डी बाई डी 10⁻³ तो ये मिल जाएगा हमें 0.5 मिलीमीटर। तो आपकी फ्रिंज विड्थ है 0.5 मिलीमीटर, तो पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा भी मिल जाएगी हमें। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, और वो सिंपली क्या आ जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस तो होगी +2 बीटा, यानी कि हम कह सकते हैं 1/√3 मीटर +1 मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा। किसी को कोई डाउट सेकंड पार्ट में? सिंपल है, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हो कि थर्ड पार्ट में बोला गया है कि रेज को हॉरिजॉन्टल कर दिया है। अगर रेज को हॉरिजॉन्टल कर दिया है, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा अब कहाँ बनेगा, ओ पे बनेगा। तो थर्ड पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड एट ओ। बात समझ आई क्या? तो आप या तो ये निकाल लो कि यहाँ पे अभी कौन सा मैक्सिमा बन रहा है, किस नंबर का मैक्सिमा बन रहा है, उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने मैक्सिमा नीचे जाने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा कि इस समय जब ये एंगल पे थी उस समय ओ पे कौन सा मैक्सिमा बन रहा है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ओ पॉइंट के लिए ये पाथ तो इस पाथ की इक्वल है, तो ओ पॉइंट तक जाने के लिए इकलौता पाथ डिफरेंस जो पहले से होगा वो ये होगा, और इसकी वैल्यू होगी डी साइन थीटा साइन 30 डिग्री, यानी कि d/2। तो ये है इनिशियल पाथ डिफरेंस। तो मैं निकाल सकता हूं कि एट ओ बिफोर हॉरिजॉन्टल इंसिडेंस हमें पता लग गया है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू है d/2। ठीक है, तो मैं डेल्टा 5 भी निकाल सकता हूं, या आपको डेल्टा एक्स मिल ही गया d/2, तो उसे हम इस इक्वल कर सकते हैं किसके, एन लैम्डा के। हमें पता करना है कि कौन सा मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा था, तो मैं उसे एन लैम्डा के इक्वल कर देता हूँ। यहाँ से आपको मिल जाएगा d/2, d है 10⁻³ ये होना चाहिए n, और लैम्डा है 5 × 10⁻⁷। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 10⁴/10 यानी कि 1000। बात समझ आई? यानी कि यहाँ 1000वां मैक्सिमा बन रहा था, 1000th मैक्सिमा यहाँ पर बन रहा था। बात समझ आई क्या? इस समय पर 1000th मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे कौन सा मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि कितने मैक्सिमा इसे क्रॉस कर गए हैं, 1000 मैक्सिमा इसे क्या कर गए होंगे, क्रॉस। सो 1000 मैक्सिमास क्रॉस्ड द सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी क्रॉस द पॉइंट ओ। बात समझ आई क्या? मैंने पता कर लिया कि जब वो किसी एंगल पे था उस समय यहाँ पे कौन से नंबर का मैक्सिमा बन रहा था, और एक बार हमें ये पता लग गया तो हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे 1000 था, और फाइनली यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है। यानी नीचे कितने चले गए होंगे क्रॉस करके, उसे 1000 मैक्सिमा से क्रॉस करके नीचे चले गए होंगे। क्लियर हुई क्या बात? कोई डाउट किसी को? बोलो। नंबर ऑफ मैक्सिमा 1000/√3। 1000/√3 क्यों करेंगे? अच्छा, तुमने 1/√3/1000 करोगे ना, तो तुम नंबर ऑफ मैक्सिमा तुम्हें निकालने, एक मैक्सिमा की विड्थ दी है 1 मिलीमीटर, सॉरी 0.5 मिलीमीटर। हाँ, वो भी कर सकते हो, 1/√3 को 0.5 मिलीमीटर से डिवाइड कर दो, उससे भी ऐसे ही आंसर आना चाहिए, लगभग ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली सही हो जाएगा। समझ आई क्या बात? तो अब यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आंसर दिया मैंने 1000 मैक्सिमम। तो जो हेडिंग पे आपको ध्यान देना है वो है नंबर ऑफ मैक्सिमाज formed on the screen, formed on the screen।
ठीक है ना। तो ऐसे तो अगर 10 मीटर आ जाता तो फिर शायद 10,000 मैक्सिमा आ जाते हैं कि नहीं, और 100 मीटर आ जाता, अगर एंगल कुछ ऐसा होता कि 100 मीटर से शिफ्ट हो जाए, तो फिर 1,00,000 मैक्सिमा आ जाते। तो क्या पूरी स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न बनता रहता है? जैसे ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, बीच की सेपरेशन स्मॉल d है, और ये मैं बोल दूं कैपिटल D है। मान लेते हैं इस तरह से लाइट रेज गिर रही थी, तो क्या इनफाइनाइट मैक्सिमा बनते हैं और इनफाइनाइट मिनिमा बनते हैं क्या? ऐसे तो आप बनाते ही जाओगे, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो क्या ऐसे इन्फिनिटी तक होता रहेगा? क्या इनफाइनाइट मैक्सिमास बनेंगे? नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जैसे मैंने आपको मेथड बताया, आप ये पता कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते थे, जो भी सेपरेशन है सेंट्रल मैक्सिमा और ओ के बीच की, उसे बीटा से डिवाइड कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, उससे आपको एक नंबर मिलेगा। लेकिन वो आंसर है या नहीं, इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि कहीं जो नंबर ऑफ मैक्सिमा हमारे आ रहे हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमा से ज्यादा तो नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? तो अब आप देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये मैंने YDSE पढ़ाने से पहले कराया था। मैंने आपको बोला था कि एक डिटेक्टर मूव करता है सामने वाली स्क्रीन पे, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिल सकते हैं और नंबर ऑफ मिनिमा कितने मिल सकते हैं, ये हम कैलकुलेट करते थे। बात समझ आ रही है आपको? तो अब यही बात है, इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन पे बनने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने मैक्सिमा हो सकते हैं, ये हमेशा कैलकुलेट करके देखोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो ये तो पता करो कि उतने मैक्सिमा बनते भी हैं नहीं, वरना आपका सेंट्रल मैक्सिमा जितना भी शिफ्ट होगा आप उसे बीटा से डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। मान लो वो आ गया 1,00,000, तो 1,00,000 फ्रिंज थोड़ी ना बनती हैं। फ्रिंज पैटर्न बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए बनता है, हमने कहा था सारी डिस्टेंसेस बहुत छोटा होना चाहिए, y शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। बात समझ आई? तो फ्रिंज पैटर्न ना जहां भी सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसके बहुत क्लोज विसिनिटी में दिखता है, ऐसा नहीं है कि पूरी स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न दिखता है। और इसके लिए मैं निकाल भी सकता हूं, आपको याद होना चाहिए, टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या करते थे हम? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा मैं ये जानता हूं कि ये अगर प्लस इंफिनिटी है और ये अगर माइनस इंफिनिटी है, तो प्लस इंफिनिटी पर कितना पाथ डिफरेंस आएगा? कोई मुझे बता सकता है क्या? पाथ डिफरेंस एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। यार मुझे काफी खुशी हुई, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और तुम सीख भी रहे हो, है ना? तो सबने एकदम सही आंसर दिया है, डी। तो याद आ गया होगा तुम्हें, हमने करके देखा था, यहां से रे लगभग ऐसे जाएगी पैरेलल, यहां से रे लगभग ऐसे जाएगी पैरेलल, तो जो डिफरेंस आएगा पाथ का डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी? डी। यानी कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो आ सकता है वो स्क्रीन पे कितना आ सकता है? डी आ सकता है। तो इसी को मैं कर दूंगा एन मैक्स इंटू लैम्डा, जो nth मैक्सिमम मेरा मैक्सिमम होगा। तो एन मैक्स की वैल्यू मुझे यहां से मिलती है डी बाय लैम्डा, और इसका लगा देते हो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैथ्स भी आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है? अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप बायो के हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अगर आंसर 2.3 आया है तो 2 आंसर दिया जाए, 2.9 आया है तब भी आंसर 2 ही दिया जाए, 2.8 आया है तब भी आंसर 2 ही दिया जाए। समझ आ रही है ना बात? आपको ये यूज करना है। बात समझ आई क्या? इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमा बन सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहां पे अब अगर मैं चेक करता, तो मुझे एक चीज और चेक करनी चाहिए थी, वो था एन मैक्स, कि मैक्सिमम कितने मैक्सिमा बन सकते हैं। तो मैं लिखता डी यानी 10⁻³ बाय लैम्डा यानी कि 5 इंटू 10⁻⁷, और ये मुझे मिल जाता कितना, आप देख सकते हो, 10,000/5, यानी कि कितना हो गया ये? 2,000। आई थिंक ये सही किया है मैंने कैलकुलेशन, अगर सही किया तो ठीक है ना। 10,000/5 यानी कि 2,000, यानी हमारी स्क्रीन पे मैक्सिमम 2,000 मैक्सिमा बन सकते हैं। तो क्या 1,000 मैक्सिमा क्रॉस कर पाए होंगे? क्या 1,000 मैक्सिमा क्रॉस कर पाए होंगे? हाँ। बात समझ आई? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ।
मान लो मैंने बोला होता ये मेरा 1000 आया है, लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेट किया होता इसकी वैल्यू 500 आती, तो फिर मैं आंसर क्या देता? मान लो मेरे मैक्सिमम पॉसिबल जो मैक्सिमा है उनकी वैल्यू 500 आती, पर यहां कैलकुलेशन करने पे 1000 आया होता, तो मैं आंसर क्या देता? मैं आंसर देता ना क्या होता है, आंसर तो देता ही ना मैं। अरे 5000 कहां से दे देता, कौन है ये? देखो मृगांका को 250 क्रॉस करेगा, अरे बुद्धि। ये तो ऊपर के बताता है, ऊपर बन सकते हैं 2000, नीचे बन सकते हैं 2000, ये समझा करो। तो सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे, इसका मतलब 500 मैक्सिमा थे, तो यही 500 तो क्रॉस कर पाएंगे, यहां जगह तो खाली होगी नीचे, जो बाकी जगह खाली है। तो आंसर आप क्या देते? 500 देते। अरे बात समझ आई क्या? बात समझ आई? मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और करने की हमें जरूरत है। चलो, तो फालतू वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना? S1 है ये, S2 है ये, लैम्डा मान लो मुझे दिया गया है, वही ले लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। मृगांका ने फॉर्मूला कॉपी नहीं किया, कोई बात नहीं मृगांका, जीवन में फॉर्मूले से क्या होता है बेटा, या तो समझे होगे या तो नहीं समझे होगे, नहीं समझे तो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, और समझ गए हो तो फॉर्मूला याद थोड़ी करना पड़ेगा। जो लोग समझ गए उनको समझ आ रहा होगा कि फॉर्मूला थोड़ी था, कोई कॉमन सेंस था, है कि नहीं? हाँ जी, तो लैम्डा दे दिया है हमें 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? और ये मैं ले लेता हूं 3 मिलीमीटर की सेपरेशन, ये डिस्टेंस ले लेता हूं मैं 2 मीटर, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको बताना है, टाइम पास क्वेश्चन भी डाल देते हैं एक, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। दूसरा बोल देते हैं द रेज आर रोटेटेड so that they make 60 degree with the horizontal. The number of maximas, the number of maximas, अच्छा क्वेश्चन है, and minimas that cross point O in the process. बताइए। और मृगांका जी आपको फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाय लैम्डा। अच्छा, एक चीज पे ध्यान रखना, ये जो यहाँ हमने लिखा है कि एन मैक्स डी बाय लैम्डा है, ये पर साइड है, ठीक है ना? मैंने एक साइड का निकाला था, याद है कि नहीं? ये आपका पर साइड है, पर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर टोटल पूरी स्क्रीन पे पूछा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम टोटल मैक्सिमाज ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड टोटल मैक्सिमा जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2 टाइम्स ग्रेटेड इंटीजर डी बाय लैम्डा। समझ आई ना बात? इतने ही ऊपर और इतने ही नीचे, क्योंकि एक साइड के लिए किया ना हमने, तो ये समझ आ रहा होगा शायद सबको, सबने उसी हिसाब से आंसर दिया है, मुझे लग भी रहा है। चलो, तो सबसे पहले तो बीटा टाइम पास है हमारे पास एक, वो निकाल लेते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा यानी 6 × 10⁻⁷ इंटू डी, जो कि है 2 मीटर, बाई डी यानी 3 × 10⁻⁻3। तो ये कितना मिल गया हमें? ये मिल गया हमें 0.4 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ तो जो है वो है 0.4 मिलीमीटर। अब सेकंड में आपसे पूछा गया है कि 60 डिग्री से इसे हम घुमा दे रहे हैं। अगर आप 60 डिग्री से घुमा देते हो, मान लो कि इस तरह से हमने कर दिया रेस को, ये 60 डिग्री पे अगर गिर रही है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो फॉर्म होगा वो भी फॉर्म होगा कितने पे? 60 डिग्री पे। तो ये जो डिस्टेंस है y, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा बड़ा है तो tan 60 डिग्री ये होना चाहिए y/d,
y मुझे मिलेगा d tan 60 डिग्री, d की वैल्यू 2 है, tan 60 √3 यानी कि 2 √3 मीटर। इस समय मैं निकाल लेता हूं एट O डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, तो वो सिंपली होगी d sin थीटा यानी कि d √3/2। इसी को हम इक्वल कर देंगे किसके, n मैक्स इंटू लैम्डा के, या फिर इस समय n लैम्डा के। बात समझ आ रही है कि कौन सा मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा होगा ये पता करने के लिए। तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी d√3 λ/2। d की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁻³ √3 को 1.7 बोल देता हूं मैं, ठीक है, बाय 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ लैम्डा मैंने ऊपर भेज दिया जबकि लैम्डा नीचे जाएगा, इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां से n की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो हो जाएगी 1.7/4 इंटू 10⁻⁴। यानी कि कैलकुलेट अगर हम करें तो ये है 17,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4,250। अरे समझ आ रहा है क्या, कितना आया हमारे पास, 4,250, यानी कि 4,250वां मैक्सिमा यहां पर बन रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल मैक्सिमा कितने बन रहे थे किसी एक साइड पर, क्योंकि जो नीचे वाले हैं वही तो क्रॉस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर d/λ, है कि नहीं। तो इसको पुट कर दो, d की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ बाय लैम्डा है 6 इंटू 10⁻⁷। ठीक है ना, ये आपको मिल गया कितना, 5,000। यानी कि टोटल 5,000 मैक्सिमा स्क्रीन पे बन सकते थे, लेकिन यहां पे कौन सा मैक्सिमा बन रहा था, कुछ गलत किया मैंने, हे भगवान, नहीं सही तो किया, सही है ना सब। डी साइन थीटा ही तो पार्ट डिफरेंस था, ये होना चाहिए था एन लैम्डा, यहाँ पे मैक्सिमम पता करने के लिए एन है, एन की वैल्यू d√3/2 लैम्डा। सही है। ठीक है ना, यहां से हमें मिल गया कितना, 5,000, यानी कि 5,000 मैक्सिमा स्क्रीन के ऊपर बन रहे होंगे, जिनमें से 4,250वां मैक्सिमा इस समय ओ पे था। फाइनली यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आने वाला है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट क्रॉस, नंबर ऑफ मैक्सिमा जो क्रॉस करते हैं उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4,250। बात समझ आई क्या। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई, कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने क्रॉस कर रहे होंगे, 4,250वां यहाँ पे मैक्सिमा है। ठीक है ना, तो उससे जस्ट ऊपर 4,250वां मिनिमा भी आया होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ है, और यहाँ अगर 4,250वां मैक्सिमा है तो मिनिमा तो उससे पहले ही आता है, तो फिर ये भी क्रॉस कर गया होगा। तो मिनिमा कितने क्रॉस कर गए भाई, मिनिमा क्रॉस कर गए 4,250, 4,250। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। कोई डाउट किसी को। तो अगली हेडिंग जो है वो है YDSE विथ बायक्रोमेटिक लाइट। बायक्रोमेटिक लाइट, तो अभी तक जीवन में जो लाइट तुमने देखी है वो देखी है मोनोक्रोमेटिक इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, अभी तक जो हमने लाइट देखी है वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल वेवलेंथ रहती है उसमें। अब एक बड़ा ही फर्जी सा सवाल बन जाता है इसके अंदर, बहुत ही हलवा। आपके पास एक YDSE सेटअप है, ये आपकी स्क्रीन है, वही पूरी राम कथा, ये कैपिटल D है, ठीक है ना, ये स्मॉल d है, और इस तरह से लाइट आके गिर रही है। बस इस बार एक अंतर है कि इसके पास दो वेवलेंथ है, λ1 और λ2। क्या होगा, क्या इंटरफेरेंस होगा या इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, बताइए।
क्या होगा? इंटरफेरेंस तो होगा, और सीधी सी बात है, लैम्डा वन को लैम्डा टू से कोई मतलब नहीं है। लैम्डा वन अपना पैटर्न बनाएगा, लैम्डा टू अपना पैटर्न बनाएगा, दोनों ओवरलैप भी होंगे कई जगह पे, तो आपको कुछ अलग कलर भी दिख सकता है, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप बस ये याद रखो कि ऐसा हो गया है कि लैम्डा वन ने अपना पैटर्न बना दिया स्क्रीन पे, लैम्डा टू ने अपना पैटर्न बना दिया, कहीं कहीं पे वो ओवरलैप होंगे, कहीं पे ओवरलैप नहीं भी होंगे, ये भी संभव है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट आपका ओ है, क्या यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? क्या यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? अभी भी मैं ये जानना चाहता हूं, क्या दोनों कलर की लाइट के लिए सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा या किसी एक के लिए सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? दोनों के लिए। अरे दो क्या, आप 2 लाख वेवलेंथ भी डाल देते ना, तो भी सबके लिए डेल्टा एक्स तो यहाँ पे 0 ही होता, और जब भी डेल्टा एक्स 0 होता है तभी सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। यानी ये वो पॉइंट होगा जहां दोनों वेवलेंथ अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहे होंगे। both wavelengths both wavelengths are at maximum intensity, ये वो पॉइंट है। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि बाकी दोनों का फ्रिंज विड्थ अलग आएगा। बीटा वन की वैल्यू आएगी लैम्डा वन डी बाई डी, और बीटा टू की वैल्यू आएगी लैम्डा टू डी बाई डी। तो दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा कुछ दूरी पे होगा, दोनों का सेकंड मैक्सिमा कुछ दूरी पे होगा, अलग अलग, वो से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है, टू फाइंड पोजीशन ऑफ कॉमन मैक्सिमास। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्क्रीन पे उन पॉइंट का डिस्टेंस ओ से बताओ जहां लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों का मैक्सिमा बन रहा होगा। तुम समझ गए हो, बहुत ही आसान सवाल है। हम मान लेंगे कि भाई, मेथड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप मान लो कि nth मैक्सिमा of lambda 1 coincides with mth maxima of lambda 2। ऐसा मैंने अगर मान लिया तो दोनों का y को मैं सेम कर दूं। nth मैक्सिमा की दूरी o से क्या होगी? वो होगी n बीटा 1, और mth मैक्सिमा की दूरी o से कितनी होगी? वो होगी m बीटा 2। यहां से आपको सिंपली n बाय एम की वैल्यू ये मिल जाती है भाई बीटा 2 बाय बीटा 1, और बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, डी बाई डी कॉमन है, यानी लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अब आपको रेशियो मिल गया तो सीधे सीधे से आपको आंसर भी मिल जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि आपको मान लो मिल गया n बाय एम की वैल्यू 1/3, तो यहां से आप समझ जाओगे कि फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 coincides with थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। और क्या हो सकता है? इसी रेशियो को मैं 2/6 भी लिख सकता हूं, यानी कि सेकंड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद सिक्स्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं 3/9 भी लिख सकता हूं। तो थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद नाइन्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। तो इस तरह से आपको उन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जहां पे दोनों मैक्सिमा क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड कर रहे होंगे। अरे क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल है, सिंपल सवाल। बोलो। ठीक है, तो इस पे कर लेते हैं अब क्वेश्चंस।
अरे यार, इससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, बेटा जिससे मन करे उससे कर लो। मैं तो एक मेथड बताता हूँ, फॉलो करना चाहें तो कर लें, आपको अगर दूसरा बेटर लगता है आप उससे कर लें। दुनिया में सब फ्री हैं, जो करना चाहें वो करने के लिए। मैंने जीवन अपना बड़ा सरल रखा है भाइयों, ठीक है। जब मैं छात्र था तब भी, और जब मैं अध्यापक हूं तब भी, मैं कोशिश करता हूँ कि एक चीज सीखूं, पर अच्छे से सीखूं, ठीक है। तो एक मेथड मैं आपको बता पाऊंगा, बाकी दुनिया में पचासों मेथड है, आपकी श्रद्धा पे है, ठीक है। तो लैम्डा है यहाँ पे, और मान लेते हैं कि लैम्डा 1 जो यूज किया जा रहा है वो आपका यूज किया जा रहा है 4360 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 जो आपका यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है 5460 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो द कॉमन मैक्सिमा, द कॉमन मैक्सिमा, या मुझे कह देना चाहिए द फर्स्ट कॉमन मैक्सिमा डिस्टेंस फ्रॉम ओ, और दूसरा आपको बताना है बस काफी है इतना ही, वैसे यही बता दो। ठीक है, तो बेकार डेटा होने के कारण पिछला सवाल रद्द किया जाता है। अब हम थोड़ा ढंग का डेटा लेंगे। बुक से दिया था यार मैंने, तो मैंने सोचा जीवन अच्छा चलेगा, पर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं दिया है। तो डी आपको लेना है 1 मिलीमीटर, और डी आपको लेना है 1 मीटर, और ये है आपका वाई। लैम्डा 1 हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं 3000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 हमें दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, और आपको बताना है वाई फॉर थर्ड कॉमन मैक्सिमा, वाई फॉर थर्ड कॉमन मैक्सिमा। अब शायद आसान रहे, कर लो इसे। वो वाला भी हो जाता, उसमें कैलकुलेशन बस गंदी है। चलो, तो बड़ा ही साधारण सा सवाल है, सीधे सीधे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान लूंगा कि इसका nth मैक्सिमा और इसका mth मैक्सिमा एक साथ कोइंसाइड किए हैं। तो n बाय m की वैल्यू में सिंपली क्या बता सकता हूँ, 3/5, यानी इसका पहला थर्ड और इसका पहला फिफ्थ ये कोइंसाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/10, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18, सॉरी 9/15। तो नाइन्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1, नाइन्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड करेगा किसके साथ, 15th मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, और इन्हें हम कहेंगे थर्ड कॉमन मैक्सिमा, थर्ड कॉमन मैक्सिमा, ठीक है ना भाई। तो बस अब क्या करोगे आप, आपको पता लग चुका है कि इसका नाइन्थ कॉमन मैक्सिमा इसके 15th से मैच कर रहा है, तो या तो इसके नाइन्थ की पोजीशन निकाल लो या इसके 15th की पोजीशन निकाल लो। तो मैं निकाल लेता हूं नाइन्थ ऑफ लैम्डा 1, तो उसके लिए y क्या होगा, 9β1, यानी 9 λ1 d/d, यानी 9 λ1 कितना था भाई, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो 3 × 10⁻⁷ d/10⁻³ ये आपको मिल गया कितना, 2.7 मिलीमीटर। अरे समझ आया क्या, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? तो n/m की वैल्यू 3/5 नहीं 15th होगा, तो इसे m/n कर देता हूं मैं, यानी कि मुझे 15th चाहिए था यहाँ पे 15, तो इसे यहाँ पे कर दो 15β1, इसे भी कर दो 15, इसे भी कर दो 15, तो ये मिल गया आपको 4.5 mm। अरे अब तो ठीक है, भावना में बह गए थे। अरे समझ आया कि नहीं, एक और करने की आवश्यकता है, फटाफट बताओ।
क्या एक और करना चाहिए या कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि YDSC के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन होंगे जो मैं बाद में कराऊंगा, जहां पे हम स्क्रीन के आगे एक और स्क्रीन रख देते हैं और स्क्रीन के अंदर छेद कर देते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सीधा इंसिडेंस, पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिरती है, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है, एंगल पे गिरती है, स्लैब पुट कर देते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, या फिर उससे पहले एक चीज और कर ही लेते हैं छोटी सी, थिन फिल्म इंटरफेरेंस से पहले। हाँ, इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो ये है आपका YDSC विद वाइट लाइट, विद वाइट लाइट। इसे देख लो। तो जैसे अभी तक दो वेवलेंथ के साथ हमने देखा कि दो वेवलेंथ अगर आती हैं तो उनका कॉमन मैक्सिमा या मिनिमा आप पता कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूं तो क्या होगा? मतलब यही YDSC सेटअप है, ठीक है ना। ये आपकी स्क्रीन, ये डिस्टेंस D, और इस तरह से लाइट आके गिर रही है। लेकिन इस बार जो लाइट मैंने यूज की है वो मैंने यूज की है व्हाइट लाइट। तो अब क्या होगा? बेसिकली इससे पहले आपने बाइक्रोमेटिक लाइट देखी थी। बाइक्रोमेटिक लाइट यानी ऐसी लाइट जिसके अंदर की दो वेवलेंथ इन्वॉल्व हैं। तो व्हाइट लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ है? बहुत बढ़िया सौम्य, एकदम सही बात है। पर व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ है? 7 ना बोलें, मैं कई बार पूछ चुका हूं, ये बेवकूफी वाला आंसर ना दिया करें। आधी क्लास ने आंसर दे दिया है 7, इनफाइनाइट। ठीक है, मेजर जो कलर आपको पता है ना उनकी 7 होती हैं। वेवलेंथ तो सारी ही मेजर होती हैं, ठीक है। वो 7 कलर आपके मेन है, तो उनको आप जानते हो, पर वेवलेंथ तो कितनी है? इनफाइनाइट वेवलेंथ है। तो अब क्या होगा? अब स्क्रीन के ऊपर बेसिकली इंटरफेरेंस टेक प्लेस, इंटरफेरेंस ऑफ इनफाइनाइट वेवलेंथ्स, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स टेक्स प्लेस। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यानी जो पॉइंट O है, क्या अब भी वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा? क्या अब भी वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? क्या हर वेवलेंथ के लिए वहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? तो यही आश्चर्य वाली बात है और कॉमन सेंस पे बेस्ड है। आप इनफाइनाइट वेवलेंथ भी लोगे तब भी O पे सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा हर कलर के लिए, फॉर ऑल। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होती है कि डेल्टा x 0 होना चाहिए। इसे लैम्डा से मतलब नहीं है। बाकी सब पोजीशंस के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, उनके लिए लैम्डा आता है उनकी कंडीशन में, पर यहां पे डेल्टा x क्या होना चाहिए? 0। तो क्या कलर आपको दिखेगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे? कोई मुझे बता सकता है कलर जो आपको दिखेगा? बोलो। बिल्कुल, आपको मिलता है ब्राइट वाइट फ्रिंज। क्योंकि सारे कलर अपना मैक्सिमा दिखा रहे होते हैं, और जब सारे कलर्स अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से चमकें तो आपको क्या दिखती है? एक व्हाइट स्ट्रिप दिखती है। तो मेरा इसी पे बेस्ड आपसे जो क्वेश्चन है पहला, वो ये है कि इज देयर एनी अदर पोजीशन, इज देयर एनी अदर पोजीशन ऑन स्क्रीन वेयर अ व्हाइट बैंड इज सीन, व्हाइट बैंड इज सीन। क्या स्क्रीन पे ऐसी कोई जगह और होगी जहां की वापस से ब्राइट व्हाइट फ्रिंज आपको मिल जाए? हो सकती है क्या? अभी जैसा कि हमने सीखा कि भाई दो वेवलेंथ थी, तो दोनों का हमने क्या निकाला था? कॉमन मैक्सिमा निकालना सीख लिया है। पर अब कितनी वेवलेंथ हैं? इनफाइनाइट वेवलेंथ हैं।
क्या आप इनफाइनाइट वेवलेंथ्स का एक कॉमन पोजीशन निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2 इज इक्वल टू n3 बीटा 3? ऐसे आप जीवन भर करते रहोगे तो क्या ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा? नहीं। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं होगा। 7 वेवलेंथ नहीं होती है बेटा, 7 वेवलेंथ मिलके व्हाइट कलर नहीं बना देती, और भी वेवलेंथ का रोल होता है। तो हम क्या कह देंगे कि नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ द स्क्रीन ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है और वही व्हाइट कलर का होता है। बाकी पूरी स्क्रीन पे हो सकता है कहीं पे रेड और येलो मर्ज हो रहे हो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, कहीं पे ब्लू और ग्रीन मर्ज हो रहे हो, पर सारे कलर वापस से मर्ज हो जाएं, ये सोच पाना पॉसिबल नहीं है। समझ आई क्या बात? ठीक है। अगला पॉइंट जो मेरा आता है वो ये आता है, और जो कि पूछा जा चुका है AIEEE में, जिसे आजकल मेंस कहने लगे। वो क्वेश्चन ये है कि द कलर विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, द कलर विद मैक्सिमम इंटेंसिटी क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा, क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा इज, और आपके पास जो ऑप्शंस थे वो थे वायलेट, रेड, येलो या ब्लू। बात समझ आ रही है? ये मेंस के अंदर या AIEEE जब होता था तब क्वेश्चन आया था। वो ये जानना चाह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास में आप देखोगे अगर, तो किस कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दिख रही होगी। बात समझ आती है क्या? सोच समझ के आराम से आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, काफी लोगों ने अपना मत दे दिया है। तो ये जैसे मैं मान लूं कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो ये मुझे समझ आ गया कि व्हाइट कलर है। अब बाकी सब लोग जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आप उठोगे पाथ डिफरेंस आने लगेगा, तो सब अपना फ्रिंज पैटर्न बना रहे हैं, तो सबकी इंडिविजुअली फ्रिंज विड्थ होगी, और बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, यानी मैं कह सकता हूं कि बीटा प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। अब जो 7 मेजर कलर्स हैं उनको मैं लिख लूं अगर, तो वेवलेंथ की अगर बात की जाए, तो अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ती है या घटती है? बोलो भाई, बोलो। लैम्डा का क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? लैम्डा बढ़ता है। समझ आई कि नहीं आई बात? यानी अगर मैं एक्सट्रीम कलर्स को नोटिस करना स्टार्ट करूं, देखो ये ऑप्शन तो हट ही गए, इट विल आइदर बी वायलेट और बी रेड, इनमें से ही एक आंसर होने वाला है। येलो और ब्लू तो टाइम पास के लिए दिया हुआ है, तो वायलेट और रेड में ही कॉम्पिटिशन है। जैसे कि मुझे पता लग रहा है कि मैं कह सकता हूं कि लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, तो बीटा ऑफ रेड कलर विल बी ग्रेटर देन बीटा ऑफ वायलेट कलर, है कि नहीं? फ्रिंज विड्थ रेड कलर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वायलेट। यानी फर्स्ट मैक्सिमा अगर मैं पूछूं, तो सेंट्रल मैक्सिमा के पास में फर्स्ट मैक्सिमा किसका होगा? अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, तो किस कलर का मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास में होगा? वॉयलेट। अरे समझ आता है कि नहीं? उसका बीटा सबसे कम है, और सबसे ज्यादा दूर पहला मैक्सिमा जिसका आया होगा, फर्स्ट मैक्सिमा सबसे ज्यादा दूर जिसका आया होगा वो कौन सा होगा? वो कलर होगा रेड। समझ आ रही है बात? तो क्लोजेस्ट फर्स्ट मैक्सिमा पे तो आ गया हमारा क्लोजेस्ट फर्स्ट मैक्सिमा, इस पे तो आ गया हमारा क्या? वायलेट। और फारदेस्ट फर्स्ट मैक्सिमा, इस पे आपका आ गया भाई रेड। तो अब आप बता सकते हो आंसर क्या होगा, ए या बी? फटाफट आंसर अब क्या होगा, ए या बी? बोलो।
तो कोई भी अगर कम सोचता है, यानी कोई अपने दिमाग पे कम रिलाई करता है और उसे वाईडीएससी की फील नहीं आई है, अगर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया है, तो वो आंसर टिक कर देता है क्या? वो आंसर टिक कर देता है वायलेट। ठीक है ना? और जब AIEEE ने पेपर चेक किया तो उन्होंने आंसर दिया वायलेट। ठीक है, तो कोई दुख की बात नहीं थी, कोई दुख की बात नहीं है। उन्होंने जिस इंटेंशन में पूछा, उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया सवाल बनाने में, सिर्फ छाप दिया। और बच्चे ने भी अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया आंसर देने में और उसने भी सिर्फ छाप दिया, तो आंसर उसका सही हो जाता और उसे मार्क्स भी मिल जाते। दिक्कत हुई उन बच्चों की जिनके पास थोड़ा सा दिमाग था और जो वाईडीएससी की थोड़ी सी फील जानते थे। उन्होंने यहाँ पे ये सोचा कि क्वेश्चन में पूछा गया है द कलर विद मैक्सिमम इंटेंसिटी क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के पास में अगर मैं देखूंगा तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से चमक रहा होगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, वॉयलेट का मैक्सिमा सबसे पास है, समझ आ रही है बात? इसका मतलब वॉयलेट का मिनिमा यहां कुछ लाई करेगा, ये होगा फर्स्ट मिनिमा ऑफ वॉयलेट। सही है कि नहीं? और यहां पे कुछ लाई करेगा फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड। ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे ही आप दूर जाना शुरू करते हो, पहले तो मिनिमा ही आएगा ना, पहले इंटेंसिटी घट के 0 होगी। तो बताओ किसकी इंटेंसिटी ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी, रेड की या वॉयलेट की? क्वेश्चन है मेरा, इंटेंसिटी ऑफ विच कलर, इंटेंसिटी ऑफ विच कलर इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस more rapidly as we move away from central maxima। तो आपको पता है कि पहले वॉयलेट का सेंट्रल मिनिमा आना है, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा तेजी से घटनी चाहिए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी पहले 0 हो रही है, वायलेट। तो जिस कलर की इंटेंसिटी सबसे धीरे धीरे घट रही है वो कौन सा है? रेड। तो जैसे ही आप सेंट्रल मैक्सिमा से थोड़ा सा ऊपर दिखोगे, सेंट्रल ओ पे तो सबकी मैक्सिमम थी, दोनों की इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, रेड की और वायलेट की। पर जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर उठूंगा, किसकी ज्यादा घट गई होगी, वायलेट की या रेड की? किसकी इंटेंसिटी ज्यादा घट गई होगी? वायलेट की। यानी रेड की इंटेंसिटी वायलेट के कंपैरिजन में कम घटी होगी। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से आपको कौन दिख रहा होगा? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से आपको दिख कौन रहा होगा? आपको दिख रहा होगा रेड कलर। बात समझ आई? आपको यहां पे दिख रहा होगा रेड कलर, क्योंकि वो सबसे धीमे धीमे घट रहा है। तो आंसर होना क्या चाहिए था इसका? बी। अगर जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया होता तो 100% इसका आंसर बी दिया गया होता, क्योंकि एडवांस में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये मिनिमा वाला पॉइंट भी सोचो। पर मेंस में, क्योंकि अब जैसी राजा वैसी प्रजा, तो मेंस में जैसा पेपर बनाने वाले वैसा पेपर देने वाले, तो बिना सोचे अगर आप टिक कर देते तो आंसर आपका सही भी हो जाता। पर आपने अगर इतना सोचा होता तो घर आके आपको बहुत दुख होता कि मैंने दिमाग क्यों लगाया। क्वेश्चन जो उनको फ्रेम करना चाहिए था वो ये था, दैट विच कलर शोज द फर्स्ट मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। ये पूछ सकते थे वो क्वेश्चन में। ठीक है ना? कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले और उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। AEEE क्यों जस्टिफिकेशन देगी? हाँ, टीचर्स ने फिर बच्चों को समझाया कि बेटा आपने ये सोचा, ये बिल्कुल सही था, किंतु उन्होंने ये सोच के दिया है। तो ऐसा कई बार होता है एग्जाम्स में, कई बार लैंग्वेज गलत दे दी जाती है, बच्चों का बुरा हो जाता है, पर वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप कुछ कर नहीं सकते। पर आपको ये मेथड समझ आया जो मैंने समझाया है? अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आपको कभी भी आता है तो आपको सोचना क्या है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। वो मैक्सिमा की बात कर रहे हैं या वो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी तो कॉमन सेंस था ना भाई, सबसे धीमे धीमे अगर घट रही है तो सबसे स्ट्रांगली वही दिखेगा, है कि नहीं? तो ये है YDSE ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये ऐसा सच बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकता है, ठीक है ना?
और अगर कोई न्यूमेरिकल बनाना चाहेगा तो कह देगा कि व्हाइट लाइट गिराई थी, बताओ येलो और रेड कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो वो तो आप समझ चुके हो कैसे किया जाता है कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो शुरू करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। बाकी YDSC आप ये समझ लो 90% आपका खत्म हो चुका है, तो आप इसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है? तो कभी आपने देखा हो कि पानी के ऊपर तेल वगैरह फैल जाए तो आपको वहां पे ढेर सारे कलर्स दिखते हैं, अजीब से शेप बने रहते हैं, रंग बिरंगी धारियां दिखती हैं। अगर आप इंसान हैं, आपने पानी पे गिरा हुआ तेल देखा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि नहीं देखा है, पर देखा देखा होना चाहिए। जैसे बबल के ऊपर भी होता है, हाँ बिल्कुल रेनबो टाइप लगता है। आप सोप का बबल बनाओगे, उसको भी लाइट में देखोगे तो वहां ढेर सारे कलर्स दिखते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? चलो बेटा, HC/λ यहाँ पे हम क्या बात करोगे उसकी? ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।